नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नवागत कलेक्टर के दुर्व्यवहार को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन का किया ऐलान, जमकर हुई नारेबाजी। कलेक्ट्रेट में मीटिंग के दौरान सिरमौर तहसील में पदस्थ महिला एपीओ को अचानक आई बेहोशी। डभौरा में व्यापारियों के साथ जमकर मारपीट, आक्रोशित व्यापारियों ने लगाया जाम। यातायात पुलिस ने 10 दिन में वसूले 7,76,000। 2,589 वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई। और एनएसयूआई ने संबल योजना, छात्रवृत्ति और अन्य समस्याओं को लेकर प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तृत। नवागत कलेक्टर के दुर्व्यवहार को लेकर आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला रीवा द्वारा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ पर दुर्व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना और अनावश्यक दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। संयुक्त मोर्चा ने आरोप लगाया कि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठकों में अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि मीटिंग के दौरान वेतन कटौती, वेतन वृद्धि रोकने, निलंबन एवं सेवा समाप्ति जैसी कार्यवाहियों की धमकी देकर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को तत्काल रीवा से हटाया जाए तथा विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्यवाहियों को निरस्त किया जाए। मांगे पूरी नहीं होने तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने की घोषणा की है। ये है कि अगर कोई हितग्राही तैयार नहीं है तो उसको मजबूरन हम उस पर दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने के बाद काम करवाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पे रोज VC होगी, VC के जस्ट बाद SCN मिल जाता है। हमको संडे भी यहाँ पे कभी भी किसी भी टाइम VC हो जाती है। हम फील्ड पे अपना काम करते रहते हैं। फील्ड के काम के साथ यहाँ पे VC होती है। VC होने के बाद हमें फिर SCN मिलता है। इतना काम करने के बाद भी अभद्रपूर्ण भाषा का उपयोग VC में होता है और ये कंटिन्यू पिछले कई दिनों से हो रहा है। अब कल हमारे कलेक्ट्रेट में एपीओ मैडम हमारी कल बेहोश हो गई हैं और उनको 5-6 घंटे के बाद होश आया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हम सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, परंतु उस काम को करने के बाद भी हमको अब अशब्द शब्दों का प्रयोग सुनना पड़ रहा है, अपमानित किया जाता है। और हमारे साहब कल गए थे मीटिंग में, मैं तो नहीं थी, बट मैंने को सुनने को पता चला कि उनको भी बहुत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी, समस्या ये है कि ग्राम पंचायत में जो भी जनपद का अमला है, ग्राम पंचायत का अमला है, जिला प्रशासन द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा, जिला पंचायत सीईओ द्वारा अनावश्यक तौर पे दबाव दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा दबाव तो ये दिया जा रहा है कि काम का दबाव कम है, कार्यवाही की दबाव ज्यादा है। जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको मीटिंग में बुला के उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि सचिव और GRS का प्रस्ताव भेजिए, उन पे कार्रवाई करिए। हमारे हिसाब से यदि इस तरह का दबाव होगा तो काम निश्चित तौर पे ग्राम पंचायत का बंद कर दिया जाएगा। हमारा भी एक GRS अनावश्यक तौर पे शासन प्रशासन का जो दबाव आया, उस दबाव के चक्कर में उसको हार्ट अटैक हुआ और वो उसकी मृत्यु हो गई है। एक ही समय में ग्राम पंचायत में सचिव हैं, GRS हैं, एक ही समय में उनको 20 प्रकार का काम दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि सुबह जाके शाम को जाके आप लेबरों का MS करिए। उनका अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस किया जाए। उनको जनपद में भी बुलाया जाता है, उनको जनगणना में भी लगाया जाता है। मेरे समझ में नहीं आता, वरिष्ठ अधिकारियों को ये नहीं समझ में आता है कि वो हनुमान जी नहीं है कि एक ही समय में हर काम कर लेंगे। उड़ के जनपद की मीटिंग भी कर लेंगे, आके अटेंडेंस भी कर लेंगे और जनगणना भी कर लेंगे। मतलब एक ही समय में विभिन्न प्रकार का दबाव दे रहे हैं। इससे हमारे ग्राम रोजगार सहायक है कि अन्य कर्मचारी हमारे सचिव है, GRS, वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं। आए दिन अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में कम से कम 150 से 200 GRS का मृत्यु हो चुकी है इसी दबाव के चक्कर में। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों से प्रेम से काम कराया जाए। बढ़िया जो भी कर्मचारी ऊपर हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो भी चैनल है, उसके तहत हम लोगों से काम किया जाएगा। तो हम लोग मतलब सहर्ष पूर्वक, धैर्य पूर्वक, खुशी पूर्वक काम करेंगे। ये दबाव पूर्वक काम किया जाएगा तो हम लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। और वेतन 5-5 महीने वेतन नहीं मिल रहा है। 261 रुपए मजदूरी दी जाती है, उसमें लेबर स्थल में जाके अटेंडेंस लगाने को तैयार नहीं है। वो काम करने के लिए 500 रुपए, यदि जो गांव के लोग होते हैं वो 500 रुपए देते हैं, उतने में मजदूर मिलते नहीं है। और 261 रुपए में अनावश्यक दबाव। ये एक तरफ ये कहा जाता है कि नरेगा मांग आधारित काम है। जब मांग आधारित काम
काम है, वो लेबर एक भी मांग नहीं कर रहे हैं, तो क्यों दबाव दिया जाता है कि लेबर लगाया जाए? तो ये प्रक्रिया रही। कलेक्टर साहब जो है मोहन सभागार में बैठक लेंगे और उसके पश्चात हम लोग सब जिले के सभी ब्लॉक के यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित हुए और कलेक्टर साहब की जो भाषा थी थोड़ा वो अमर्यादित भाषा थी और उसके कारण हमारी एक एपीओ साथी जो है वहाँ पर बेहोश भी हो गई हैं। तो इसी संबंध में आज पूरे जिले के हमारे सब अधिकारी, सभी ब्लॉक के सीओ और एपीओ, सभी पीसीओ, सचिव, रोजगार सहायक और जितने भी कर्मचारी ग्रामीण विकास का अमला है वो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के हमारे प्रांतीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर कृष्णराज सिंह के नेतृत्व में आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को एक ज्ञापन सौंपना चाहता है कि हम सब कर्मचारी जो है मानसिक रूप से त्रस्त हैं। हम लोगों के ऊपर इतना ज्यादा मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि हमारे एक रोजगार सहायक की मृत्यु भी हो गई है जो कि नई गढ़ी के हैं। इसी तरह 5-6 महीने से हम लोगों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। ऐसे अभाव में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। कृपया प्रेम से, स्नेह से जो काम हो हम लोग करने को तैयार हैं। गाली गलौज देना, अपशब्द का प्रयोग करना, भाषा का प्रयोग किया गया है मीटिंग में। काम जो है लेबर ये नरेगा जो है मांग आधारित है और इसमें जब जो है लेबर नहीं आ रही है तो उस पर दबाव बनाया जाता है हम लोगों पे, आप लाइए लेबर। और लेबर का जो है जो किसान काम कराते हैं वो कराते 500 रुपए देते हैं और यहाँ 261 रुपए है, तो इसलिए लेबर कम आती है और 5-6 माह से मजदूरी भी नहीं मिली है, इसलिए जो है ना कर्मचारियों की वेतन भी नहीं मिली है 5-6 माह से। आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पीसी वगैरह में आते हैं तो अवध भाषा का प्रयोग किया जाता है, कौन बोलता है, क्या कहते हैं? सीओ जिला पंचायत के द्वारा जो है कभी कभी अवध भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जो है काम कर रहे हैं तो जो है अवध भाषा का प्रयोग ना किया जाए, प्रेम पूर्वक काम करने को हम लोग तैयार हैं। ये बताइए कि बैठक वगैरह होती है वहाँ महिलाएं और आप लोग सभी लोग हाँ, वहाँ भी जो है अवध भाषा का प्रयोग किया जाता है। तमाम कर्मचारी आए थे, कुछ शिकायतों को लेकर आए थे, क्या शिकायतें थी और क्या इनको आश्वासन मिला? आज मुख्यतया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो मैदानी अधिकारी कर्मचारी थे वो आए थे और उनका मुख्यतया ये बात थी कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है और अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, साथ ही कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह की शिकायत थी। आज हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी अधिकारी कर्मचारियों से बात की है और उनको आश्वस्त किया है कि आप लोग अपना काम करें निश्चिंत होकर, और बाकी इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है तो हम जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें समझाइश देंगे कि वो अच्छे ढंग से पेश आएँ और थोड़ा सा प्रोत्साहित करके सभी से काम लें। रीवा कलेक्टर का कहना है सर कि लोग काम नहीं करना चाहते, जब उनको काम करने के लिए कहा जाता है तो वो दूसरे तरीके से पेश करें। ये सभी के अपने अपने पक्ष हैं। हमने भी यही कहा कि चूँकि रीवा जिला अगर हम प्रोग्रेस की दृष्टि से देखें तो वो काफ़ी बॉटम में आ रहा है, तो हमको सब मिल के कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा ज़िला ऊपर टॉप 10 में स्थान हासिल करें। तो सभी लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि वो सभी पूरे दमखम के साथ काम करेंगे और ज़िले की स्थिति और सुधार लाएंगे। सर, ऐसे कई कर्मचारी हैं जो 10-10 साल से एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं और जो है अभी उनको कहीं वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है यहाँ पे। नहीं, ऐसे हैं बहुत सारे कर्मचारी सर हैं कि जो रीवा में बहुत सालों से जमे हुए हैं। अन्य उसको देखेंगे, अगर वो एक ही स्थान पे हैं तो चूँकि अभी सीजन आ रहा है तो अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे। सर, ये अचानक कैसे तरीके ठीक नहीं है जिसके कारण उन्होंने आपके खिलाफ भी बातें की। अच्छा, देखिए, हर शासी काम की समीक्षा होती है। कल जिला पंचायत के कामों की समीक्षा थी और मेरे ख्याल से कल पहली बार समीक्षा थी। इसके पहले तो मेरी कोई समीक्षा हुई नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे नया आया हूँ, और दूसरी बात समीक्षा कल पहली बार हुई थी जिला पंचायत की और मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 घंटे बैठक चली थी। तो उसमें काम का तरीका तो ये अपने आप में समझने की बात है कि काम का ऐसा कौन सा तरीका था समीक्षा में जो उनको आपत्तिजनक लगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने देखा कि जो जिला पंचायत के जो स्टाफ है उनका जो काम है, जैसे अब जल गंगा संवर्धन अभियान को हम ले लें तो वो काफ़ी नीचे के पायदान पे है और ये काम कोई आज के कल के 1 महीने के स्वीकृत नहीं है, ये सभी काम 1 साल पुराने स्वीकृत है।
जिसमें छोटे छोटे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के काम है। अमृत सरोवर का थोड़ा बड़ा काम होता है, वो भी है। वो 13 में से एक भी अमृत सरोवर पूरे नहीं हुए। दूसरे काम हैं जो संरचनाओं के जो वाटर सरोवर जो वाटर स्ट्रक्चर होते हैं, उनके काम में 1-1 साल में पूरे नहीं हुए हैं। तो ये सब इसी बात पे कल समीक्षा में निश्चित रूप से नाराज़गी प्रकट की गई है, और स्वाभाविक है, करना भी चाहिए नाराज़गी, कि कोई अगर काम नहीं करता है और अगर साल भर तक जल संरचनाएँ नहीं बनती छोटी-छोटी, तो वो निश्चित रूप से बेहद आपत्तिजनक है। और अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मैं काम ना करूँ, तो वो उसकी ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। कलेक्टर से लेके कोटवार तक हर आदमी को जनता के कामों को करना है, हर आदमी को शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, और अगर नहीं करता है तो निश्चित रूप से फिर उसका शासकीय सेवा में कोई मायने नहीं रहता है। तो मेरा अनुरोध ये है कि अगर उनको कोई समस्या है तो हमें बताएं। कल जिस तरह की समीक्षा में लोगों ने बातें की, बहुत मतलब नादानी पूर्वक जो उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दिए हैं, जो किसी भी स्थिति में टॉलरेबल नहीं है, और कल नाराज़गी व्यक्त की गई है, किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आने वाले समय में कार्यवाही भी हो सकती है जैसे? निश्चित रूप से देखिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, अगर कर्मचारी के रूप में कोई भी हो, कार्रवाई तो अगर कोई काम नहीं करता तो उसके विरुद्ध होना चाहिए। साल भर तक काम नहीं होना ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। कोई समस्या है मेरे पास आए, मुझसे बात करे, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। मेरा काम है डिस्ट्रिक्ट हेड के रूप में कि मैं लोगों की समस्याओं का निराकरण करता हूं, मैं अपने कर्मचारी बंधुओं की समस्या का भी निराकरण करूंगा। सर, जिस बात की आपने कल समीक्षा की, प्रदेश में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? देखिए, कल हम लोगों ने जो हमारा जो मुख्य जो समीक्षा का बिंदु था, वो था जल गंगा संवर्धन अभियान, और उसमें हमारे प्रदेश में 52वीं स्थिति है, प्रदेश में नीचे से दूसरा। तो मतलब ये तो बड़ा घोर आपत्तिजनक है, और सारे काम 1-1 साल पूर्व स्वीकृत हुए हैं, कोई भी काम इसमें नए नहीं है। तो ये बात बताता है कि काम करने की आवश्यकता है, समीक्षा की भी आवश्यकता है। समीक्षा होगी, नाराज़गी होगी, जस्टिफाइड कारण नहीं होंगे तो। और कल की बैठक में सीओ जिला पंचायत थे, सारे सीओज थे, सभी कलेक्ट्रेट में मीटिंग के दौरान सिरमौर तहसील में पदस्थ एपीओ अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। घटना के बाद मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब मोहन सभागार में चल रही एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान सिरमौर तहसील में एपीओ पद पर पदस्थ महिला अधिकारी सुनीता शुक्ला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना के बाद बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार महिला अधिकारी पिछले कुछ दिनों से शुगर और बीपी जैसी समस्याओं से जूझ रही थी, जिसके चलते उन्हें चक्कर आ गया। जैसे ही घटना की जानकारी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को लगी, तुरंत बैठक छोड़कर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने महिला अधिकारी का हाल चाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। फिलहाल महिला अधिकारी की हालत स्थिर बताई जा रही है। मीटिंग के दौरान एक महिला देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि जो सुनीता शुक्ला मैम जो है वो आज बैठक में थी, तो उनको कुछ समस्या है, जैसा उन्होंने खुद भी बताया है कि उन्हें कभी कभी इस तरह के जो है अटैक टाइप का आ जाता है, और इसके पहले भी उनको काफ़ी बार आया है और उनको शायद उसमें चोट वोट भी आई है। तो आज बैठक के दौरान उनको उनका जो प्रॉब्लम है उसके कारण से उनको आया था। तो चूँकि हमारे परिवार की हैं, शासकीय परिवार के अधिकारी हैं, तो हमारा दायित्व ये होता है कि हम उनके टेक केयर करें, इसलिए सीओ जिला पंचायत और हम आए। तो उनको उनके स्वस्थ होने की भी कामना की है, उनसे भी बात की है। बहादुर लेडी हैं वो, और एक लंबी समय से उनको ये समस्या आई है। उनको बताते हैं कि उन्होंने खुद बताया है कि पहले हमें बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन पिछले 2 साल से 3 साल से हमें अभी थोड़ा उसमें रिलीफ है। तो डॉक्टर साहब को बुलाया हमने कि उनका टेक केयर करेंगे, और उनके परिवार को भी हमने बोला कि संभल रखेंगे। उनके परिवार में उनकी इस तरह की समस्या में जिला पंचायत परिवार हमेशा। डभौरा कस्बे में दिन दहाड़े व्यापारियों से मारपीट के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। रीवा जिले के डभौरा कस्बे में दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा व्यापारियों के साथ मारपीट किए जाने की घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों ने बाजार क्षेत्र में व्यापारियों के साथ विवाद करते हुए जमकर मारपीट की,
जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दिन दहाड़े करने के बावजूद विकेट लेकर 55 वर्षीय दीपू केसरवानी के ऊपर विकेट से मार दिया। इसी के उपलक्ष्य में हमारी डभौरा में मार्केट पूरी बंद है, व्यापार एकता सब एकत्रित है। पूरे व्यापारी मिलके पूरी बाजार को बंद किए हुए हैं, सभी दुकानें बंद हैं पूर्ण रूपेण, जैसा कि आप देख सकते हैं। चला ठीक है, कार्यकर्ताओं के ऊपर डंडे से प्रहार करके उनका सर फोड़ दिया गया, किसी का हाथ तोड़ दिया गया और अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं की गई, न उनको पकड़ा गया न कुछ किया गया। यहाँ पर बाजार में हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। कोई घटना हो जाएगी इसकी प्रशासन जवाबदारी है। अधिकारियों से निवेदन है कि 4 घंटा नेट हो चुके हैं, की जाए, उचित कार्रवाई करके अपराधियों को पकड़ा जाए। 4 घंटा नेट हो चुके, यहाँ पूरा हाहाकार मचा हुआ है। बाजार में बहुत ही माहौल खराब हो रहा है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो खतरा बढ़ सकता है। इसलिए पुलिस विभाग से और जवाबदेह अधिकारियों से निवेदन है। पूछा जाता यातायात सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा बीते 10 दिनों में 2589 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई और उनसे 7,76,700 रुपये का चालान वसूला गया। रीवा में यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर और प्रतिबद्ध नजर आ रही है। ऑपरेशन हेलमेट के तहत न केवल नियमों का पालन कराया जा रहा है बल्कि लोगों को जीवन की अहमियत भी समझाई जा रही है। बीते 10 दिनों में 2589 ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई जो बिना हेलमेट के सड़क पर चल रहे थे। इस दौरान 7,76,700 रुपये का चालान काटा गया, लेकिन पुलिस का स्पष्ट कहना है कि उनका उद्देश्य चालान काटना नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि ये कार्रवाई क्यों की जाती है। यातायात पुलिस की टीम शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर लगातार चेकिंग कर रही है। साथ ही लोगों को हेलमेट पहनने के फ़ायदे भी समझाए जा रहे हैं ताकि वो खुद अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। पुलिस का कहना है हेलमेट पहनना केवल नियम नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की गारंटी है। हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति सुरक्षित घर पहुंचे। पुलिस मुख्यालय भोपाल के दिशा निर्देश के अनुसार 26 तारीख से 10 तारीख तक हेलमेट का विशेष अभियान लागू किया गया है, जिसके तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उप पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय के मार्गदर्शन में लगातार हेलमेट की चेकिंग अभियान लगा करके हेलमेट की चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है जिससे कि वो लोग यातायात के नियमों का पालन ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो भी सड़क दुर्घटना होती है तो उससे बचें। लगातार देख रहे हैं आपने चौराहे में नुक्कड़ नाटक करके समझाइश भी दी गई, शपथ भी दिलाई गई है। जी बिल्कुल, हर चौराहे में प्रतिदिन यातायात की टीम के द्वारा अलग अलग चौराहों में जा करके समझाइश दी जा रही है, जागरूक किया जा रहा है, पैम्पलेट्स भी बांटे जा रहे हैं और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी उनको लगातार जागरूक किया जा रहा है। जैसे अतिक्रमण जैसे रहता है, नो पार्किंग लोग खड़ी कर देते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जो भी आमजन है, तो उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी आप जाते हैं शहर में या तो फिर ख़रीदारी करने या अपने किसी काम से, तो सबसे पहले देखें पार्किंग। अगर पार्किंग है आपके आसपास तो गाड़ियों को वहीं सुरक्षित लगाएं और अगर पार्किंग नहीं है तो हमारे शहर में एक पार्किंग लाइन डली हुई है। आप प्रयास करें कि पार्किंग लाइन के अंदर ही 4 व्हीलर खड़े करें, जिससे कि रोड हमारी क्लियर रहेगी और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं जिनसे हम प्रतिदिन जूझते हैं तो ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनेगी और क्लियर ट्रैफिक चलेगा। ज़्यादातर दिवस से हमें देखा जा रहा है सड़क में कार खड़ी करके निकल जाते हैं शॉपिंग करने, इससे जाम लग जाता है। जी बिल्कुल, इसके लिए हम लोग लगातार संदेश तो दे ही रहे हैं, साथ में अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। अभी हमको नगर निगम के द्वारा 2 क्रेनें भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे कि लगातार कार्रवाई जारी है। क्रेन के माध्यम से 4 व्हीलर चालकों को अनाउंस भी किया जाता है और जो चालक गाड़ी नहीं हटाते उन पे चालानी कार्रवाई की जाती है। अभी तक कितना आंकड़ा है? हेलमेट की जो विशेष अभियान चल रहा है उसमें अभी तक
2589 हेलमेट के चालान काटे गए हैं और 7,76,700 रुपये समन शुल्क वसूल किया। करहिया मंडी के समीप एक गंभीर हादसा सामने आया है। घटना में कार ड्राइवर बाल बाल बच गया, वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया। रीवा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ताज़ा मामला करहिया मंदिर के पास रिपीट। रीवा में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला करहिया मंडी के पास का है, जहां एक डंपर और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि कार करीब 300 मीटर तक सड़क पर घिसकती रही। गनीमत ये रही कि कार चालक की जान बच गई, जबकि हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आपका राम किशोर सिंह। ये क्या घटना हुई रात में? ये ट्रक बालू लोड ट्रक आया है रीवा साइड, गल्ला मंडी साइड से, तो ये गाड़ी को फंसा के डिवाइडर में लड़ाते लेके आया। हाँ। क्या बजे घटना है? ये 2 बजे। तो कार में कौन कितने? कार में एक आदमी था जो चला रहे थे। तो क्या बोल रहा था, क्या पता बताया कुछ? पता ये हमसे बताया, हम पूछे कि पुलिस को फ़ोन लगा दो तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, तो बोले कि हमारे भैया DSP हैं, खुद ढूंढ लेंगे, गाड़ी का नंबर हम ले लिए हैं। और चले गए? और डाला वाला चला गया। वो फिर गए 3 बजे और लड़के बुलवाए हैं, मोटरसाइकिल से आए हैं, उनके साथ में बैठ के वो लड़का गया। मतलब चोट नहीं लगी किसी को? चोट नहीं, केवल अकेले था वो? अकेले था, चोट नहीं लगी। ये घटना कैसे, मतलब गाड़ी किधर से आई? रीवा तरफ से कार आ रही थी, रीवा तरफ से बालू लोड ट्रक आ रहा था, तो करीब 300 मीटर पहले वहाँ फंसा लिया ये गाड़ी। उधर डिवाइडर था, उधर से क्रॉसिंग लिया है तो गाड़ी फंस गई ट्रक में। हाँ। और फिर यहाँ पे आई है जब, तो गाड़ी इधर दबाया डाला वाला, तो ये डिवाइडर में चढ़ गई है, तो डाला खुल गया है, डाला भाग गया। आपने देखा तो चिल्लाए भी? हाँ, हम चिल्लाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे लोकायुक्त ने गुरुवार को त्योथर तहसील कार्यालय में बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए बाबू को 9,500 रुपये रिश्वत लेके रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देश एवं उप पुलिस अधीक्षक महानिरीक्षक श्री मनोज सिंह के मार्गदर्शन में लोकायुक्त संभाग रीवा की टीम ने ये कार्रवाई की। शिकायतकर्ता अजय मिश्रा निवासी ग्राम डाढ़ा कला, पोस्ट चंद्रपुर, थाना जनेह, तहसील त्योथर ने 4 मई 2026 को लोकायुक्त कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रकरण के निराकरण और पक्ष में फैसला करवाने के नाम पर 80,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। साथ ही बेदखली कार्रवाई का डर दिखाकर दबाव बनाया जा रहा था। लोकायुक्त टीम द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश में ट्रैप दल गठित किया। गुरुवार 7 मई को तहसीलदार कार्यालय त्योथर वृत्त चाक के कार्यालय कक्ष में आरोपी को 9,500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। दिनांक 4/5/2026 को शिकायतकर्ता अजय मिश्रा जी के द्वारा एक लिखित शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त जोन रीवा को एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें बताया गया था कि शिकायतकर्ता की ज़मीन का विवाद चल रहा था न्यायालय वृत्त चाक में, जिसके बेदखली की कार्रवाई किया जाना था, जिसके पक्ष में कार्रवाई करने के लिए इनके द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें कुल रिश्वत की राशि करीबन 80,000 रुपये की डिमांड थी, जो 4 किस्तों में इनको दिया जाना था, जिसके आज जो है 20,000 की राशि तय की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा आज 9,500 रुपये की राशि देते हुए आरोपी अनिल त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया। जी, फरियादी अजय मिश्रा। ये है डाढ़ा कला के, त्योथर तहसील में आता है। किस सर्किल के बाबू थे सर? ये चाक तहसीलदार का बाबू था, रीडर थे वो, जो आरोपी जिनको कार्रवाई की जा रही है। ये सब कितने सदस्यों की टीम की कार्रवाई है? हमारे 12 सदस्यों की टीम की कार्रवाई है, जो आज का त्योथर में। मिश्रा ग्राम डाढ़ा कला। कौन से गांव निवासी हैं? डाढ़ा कला के। क्या पूरा मामला क्या है, क्या घटना हुई आपके साथ? बेदखली मुकदमा हमारे ऊपर लगाए थे, हमारे ही जमीन हमारे ऊपर बेदखली मुकदमा लगाए थे, अवैध रूप से नक्शा तरमीम करवा लिए हैं गलत तरीके से, जबकि जिसमें हमको कोई सूचना नहीं मिला, ना कोई जानकारी मिली। इसमें रिश्वत की मांग किसने की है? 80,000 के तहसीलदार बाबू की, अनिल तहसीलदार अनिल, बस इतने हम जानते हैं। और तहसीलदार साहब का नाम है राजेश। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना हाय रे शर्मा इनका गहना हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना हाय रे मिसरा इनका गहना हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया। पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना हाय रे अप्सरा इनका गहना हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना हाय रे शर्मा इनका गहना हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र में बारात में बवाल की खबर सामने आई है, जहां मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पूरे मामले को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया गया है कि बारात के दौरान डीजे बजाने को लेकर कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। इसी दौरान चाकू निकल आया और हमला कर दिया गया। इस घटना में शिवेंद्र सिंह और सागर सिंह घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं आरोप है कि रामबली सिंह और सत्यम सिंह ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद बारात में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सगरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आपका? मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है सर। क्या घटना हुई आपको? घटना ये हुई सर, मैं डीजे के पास खड़ा था तो ये लोग मेरे पास आए, बोले डीजे नहीं बजाएगा। मैं बोला सर मैं डीजे वाला नहीं हूँ। 2-3 लड़के और बोले यही है, इसको ले चलो साइड ले चलो। और जब साइड लेके गए तो मेरे पास 4-5 बार मेरे चक्कू की किया, इसलिए मैं जान बचा के तो वहाँ लेडीज़ कुछ थी शर्ट होल पर सब फाड़ो कि मैं किसी तरह भागा और फिर इधर मेरे को अस्पताल लेके आया सर। किनके द्वारा मारपीट? मारपीट सर सत्यम के द्वारा मारपीट गई। और सत्यम पिता रघुराज प्रताप सिंह, रामबली पिता विजय प्रताप सिंह, ग्राम पलिया पोस्ट रघुराजगढ़ थाना मनियमा, ये लोग मेरे को चाकू से वार किए। वो बारात की तरफ से थे? वो सर घरात की तरफ से थे। घरात की तरफ जी। डीजे को लेके? जी मैं कुछ, मेरा से कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी कोई मेरा मतलब ना कुछ में न कहीं मेरा कोई झगड़ा विवाद कुछ भी नहीं था। आप बारात की तरफ? जी जी मैं खड़ा था वहीं, बट डीजे लेट आया क्या कैसा था, मैं भी खड़ा था वहीं पे। ये लोग आए मेरे पे बोला यही है, इसको ले चलो साइड में ले चलो। सर मेरे को साइड में लेके गए, उधर अंधेला था बट मैं भाग के किसी तरह घर था, उसी घर के पास 2-3 लेडीज़ थी। शर्ट वोल्ट मेरा बनियान पूरा फाड़ के इधर पूरा मैं किसी के इधर सर पे हाथ दबा के भागा। इधर वो है इसलिए मैं इधर। कितने घाव लगे हैं आप? घाव मेरे सर 4 घाव लगे हैं। 4 घाव लगे जी। कितने बजे की घटना है ये सर? 2-1.5 बजे की घटना है सर। बारात कहाँ आई थी? बारात ये सफनी आई थी। कहाँ से? ये आई थी पैकन गाँव इटौरा। आपका क्या नाम? मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है सर। एक और व्यक्ति घायल हुए हैं, वो आपके साथ नाम है आपका? पुष्पाकर सिंह नाम है। क्या घटना हुई है आपके साथ? मारपीट हुई है सर? मेरे गांव में बारात आई थी, कपरी गांव में। वहाँ रात में लगभग 1 बजे के 10-15 मिनट के टाइम पे एक सत्यम नाम का लड़का था, एक रामबली, 2 लड़के थे। तो ये विवाद किसी कारण किसी चीज़ के लिए डीजे के लिए कर रहे थे। मैं भी वहाँ पे गया था तो खड़ा था, तो उन लोग फिर मेरे को भी मारने लगे उधर छोड़ के। वो बोले मैं जान से मार दूँगा, चाकू मार दिया सर यहाँ पे। वो गालियाँ दे रहे थे कि वो मार दूँगा तुमको जान से। तो मैं फिर किसी तरह से वहाँ से भागा हूँ सर। डीजे बजाने को लेके कुछ विवाद? हाँ उसी कारण से, परफेक्ट नहीं है पर डीजे के कारण ही था।
मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ था तो बस उधर मार रहे थे, उधर से मेरे पे आ गए, मेरे को भी मार मतलब किसी दूसरे को मार रहे थे, फिर उसके बाद आपको भी आके हाँ मारा। बिल्कुल सर। वो बारात की तरफ से कि घरात की तरफ से थे? वो घरात की तरफ से थे, अपने मामा के यहाँ आए थे सर। अच्छा, तो बारात किन के यहाँ आई हुई थी? पुष्पराज सिंह के यहाँ, पुष्पराज सिंह और अभय राज सिंह, धर्मराज सिंह। कौन सा थाना लगता है? और सगरा थाना से। कौन सा गांव है? कपूरी गांव है। कितने बजे की घटना है ये? सर 1 बजे से 1:10-15 का टाइम था, देखने में पता है। मारने वाले 2 ही लोग थे कि और लोग भी शामिल थे? 2 को जानता हूँ सर, ये 2 लोग मैन थे सर मारने वाले। और लोग भी मारपीट कर रहे थे तो बहुत लोग सर। आपका क्या नाम? मेरा पुष्पा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। NSUI जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य को विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। BBA एवं BCA पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के संबल कार्ड कोड जनरेट न होने तथा छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलने की समस्या प्रमुख रूप से उठाई गई। पंकज उपाध्याय ने बताया कि संबल कार्ड का कोड जनरेट न होने के कारण विद्यार्थियों को एकमुश्त 25,000 रुपये से अधिक की फीस जमा करनी पड़ रही है। अधिकांश छात्र मध्यम वर्गीय एवं किसान परिवार से संबंध रखते हैं, जिसके चलते उनके लिए इतनी बड़ी राशि एक साथ जमा करना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही छात्रवृत्ति के नाम पर विद्यार्थियों से पूर्ण शुल्क जमा करवाया जाता है और आश्वासन दिया जाता है कि सत्र समाप्ति के बाद राशि छात्रवृत्ति के रूप में वापस कर दी जाएगी। लेकिन पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं हो सकी है। इससे विद्यार्थियों एवं उनके परिवारों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि यदि 3 दिन के अंतर विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो NSUI छात्र हित में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। क्या मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला ये था कि जो मध्य प्रदेश में BJP की सरकार है वो हमेशा छात्रों के साथ लगातार घोटाले कर रही है। अभी एक इसी तरह का हाल में ही संज्ञान में मामला आया है कि TRS महाविद्यालय में BBA कोर्स, उस पर इन्होंने क्या किया कि ग्रुप में मैसेज किया कि जो संबल मेधावी एक योजना चलती है सरकार की, इसमें एक नियम बनाया गया है कि जो संबल मेधावी के अंतर्गत स्टूडेंट आएंगे उनकी 100 रुपये या 10 रुपये शुल्क लगेगी। अब इन्होंने एक नया नियम निकाल दिया है कि आपको शुल्क जो है पूरी देनी है, मतलब जो इनकी सेमेस्टर की 26,000 शुल्क है वो पूरी जमा करनी है, बाद में आपकी शुल्क वापस की जाएगी। अभी आप यूनिवर्सिटी में यही नियम चल रहा, पिछले साल भर से हमने आंदोलन भी किया, प्रदर्शन भी किया। मेरा मानना ये है कि जब आप संबल मेधावी योजना चलाते हो तो संबल मेधावी योजना के अंतर्गत जब शुल्क लेना सरकार ने गाइडलाइन में दिया कि शुल्क नहीं लेनी है तो फिर आप शुल्क क्यों लेते हो? फिर शुल्क ले लेते हो, कहते हो वापस आएगी। 3 साल तक आप भटकाते हो बच्चे को, 3 साल बाद वो खुद बच्चा हार के कह देता है कि जाने दो, कौन जाएगा 8,000 रुपये के लिए। तो फिर वो जब 40 लोग छोड़ देते हैं तो 8,000 रुपये लाखों पहुँच जाता है तो उसको कौन खा रहा है? फिर
तो इस तरह की घोटाला लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रहा है। इसी तरह का एक मामला टीआरएस महाविद्यालय में आया। हमने आज प्राचार्य महोदय को एनएसयूआई पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन भी सौंपा है। वो छात्र भी थे, उनको बताइए 4 दिन की डेट बची और कहा गया कि आप 26,000 रुपये शुल्क जमा करिए। वो जो बेचारे सामान्य परिवार के लोग हैं, नॉर्मल परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, जो स्कॉलरशिप और संबल के उसके पढ़ ही रहे हैं कि हमारा संबल है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, अब वो कहाँ से 26,000 रुपये जमा कर दें। इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, टीआरएस महाविद्यालय तो पुराना घोटालेबाज कॉलेज रहा है। प्राचार्य मैडम को तो ऑलरेडी पैसा छात्रों से वसूल कर बिल्डिंग बनवाना है, फिर वाहवाही लूटनी है, ये तो ऑलरेडी टीआरएस प्राचार्य का पुराना कार्य है। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पहले भी लड़ाई लड़े थे छात्र हित में और इस बार भी लड़ेंगे। कोई भी संबल मेधावी के अंतर्गत आने वाला स्टूडेंट 1 रुपये की शुल्क नहीं देगा। जो निर्धारित शुल्क है वही शुल्क देगा। अगर एक्स्ट्रा शुल्क वसूली जाएगी, एनएसयूआई के साथ टीआरएस महाविद्यालय में बहुत जल्दी तालाबंदी भी करने का काम करेंगे। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया हूँ प्राचार्य सर को और 3 दिन के अंदर निराकरण की मांग की है। भाजपा कार्यालय अटलकुंज में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने क्या कहा, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व द्वारा हाईवे जाम किया जा रहा है किसानों को मुद्दे को लेकर, उस पर क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी द्वारा हाईवे जाम किया जा रहा है, अभी आपके माध्यम से हमको जानकारी हो रही है। उनके नेताओं ने ऐसा कहा जरूर है, लेकिन हमारे रीवा में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो कांग्रेस ही नहीं दिखाई दे रही। और रही बात चक्का जाम करने की, हाईवे जाम करने की, तो कांग्रेस पार्टी को तो कायदे से हिंदुस्तान के और मध्य प्रदेश के किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस शासन जब भी इस देश और प्रदेश में रहा तो उन्होंने केवल किसानों के साथ छलावा ही किया। और इसके साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला अगर कोई राजनीतिक दल है तो कांग्रेस है। आज़ादी के इतने वर्षों तक कांग्रेस सरकार में रही, लेकिन किसान के लिए पानी खेत में कैसे पहुँचे इसकी चिंता कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 1977 में बाणसागर का भूमि पूजन हुआ, लेकिन एक दुर्भाग्य रहा कि 2.5 वर्षों में वो सरकार मध्य प्रदेश से और केंद्र से चली गई। उसके बाद लगातार 30 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन बाणसागर का काम पूरा नहीं हुआ। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने मिलकर उस योजना को, अटल जी उस समय जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने 1600 करोड़ रुपए बाणसागर के लिए दिए थे, और तब कहीं जाकर उस योजना को पूर्ण करने का काम आया। और 2006, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2004 में मनमोहन की सरकार बनी, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 2006 में रीवा है और बाणसागर को उसका लोकार्पण किया। और लगातार प्रयास किए गए, हमारे मुख्यमंत्रियों ने किया, हमारे बिंद के जननायक राजेंद्र शुक्ला जी ने गांव-गांव तक, खेत खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा। आज भी मध्य प्रदेश की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हर खेत में हम पानी देंगे। अभी हम बिंद की बात करते हैं तो बिंद की जीवनदायिनी बाणसागर का जो हमारा पानी है 3 लाख हेक्टेयर में पहुंच चुका है। अगले साल समाप्ति होते होते 6 लाख हेक्टेयर तक पहुंचेगा और इसको 2028 तक हम 9 लाख हेक्टेयर में पहुंचाने का हमने लक्ष्य रखा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 लाख हेक्टेयर में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आपको याद दिला दें, ये कमलनाथ की सरकार जब प्रदेश में आई थी तो इन्होंने कहा था सरकार बनने, इनका जो पप्पू है उसने कहा था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, अगर किसानों का कर्ज माफ़ नहीं करेंगे तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन 15 महीने तक कमलनाथ की सरकार रही आई और उसने किसानों का कर्ज तो माफ़ नहीं किया, आईफा अवार्ड में लगी रही। और ये आज धन्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसान सम्मान निधि दे रही। केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों को 6,000 रुपये देने का काम करती है, तो मध्य प्रदेश की सरकार भी 6,000 रुपये मिलाकर टोटल 12,000 रुपये उनको देने का काम कर रहे हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी आप सबको ध्यान में होगा, पूरे देश में जहां दूसरी सरकारें हैं वहां पर ये 2585 रुपये में गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार अकेली ऐसी सरकार है जो 40 रुपये एक्स्ट्रा बोनस देकर 2625 रुपये में उन लोग गेहूं का उपार्जन अपने यहाँ कर रही। अभी हम लोगों ने 80 लाख टन तक का
स्लॉट बुक हो चुका है, उसमें 20 लाख टन का और बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश की हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने लगातार किसानों का भी आपने सुना होगा, अभी कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया है हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने कि किसानों की ज़मीन अगर अधिग्रहण की जाएगी तो उनको 4 गुना पैसा देकर उनको मुआवजा दिया जाएगा। ये इस प्रकार कोई और सरकार कर सकती है क्या? ये अगर कोई सरकार कर सकती है तो हमारी ही सरकार कर सकती है। और उसको तो इसलिए भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब से 2003 में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो जब यूपीए की सरकार थी तो भी मध्य प्रदेश सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार कई बार यूपीए सरकार में मिला, एनडीए की सरकार में भी लगातार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिलते रहे। और कृषि कर्मण पुरस्कारों की श्रृंखला में अगर हम बात करें तो 7 बार मध्य प्रदेश सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। वो इसके लिए मिला कि हमने कृषि के क्षेत्र में अच्छे काम किए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।